भाभी के हमल का 9वां महीना चल रहा था जब अम्मा ने इन्हें छत पर कपड़े सुखाने भेजा और फिर सीढ़ियों से गिरा दिया। भाभी गिरकर मर गई तो अम्मा ने भाभी को इसी दिन दफना दिया। 2 दिन बाद भाई तुर्की से वापस आए और भाभी की खबर पर गए तो अंदर से बच्चा रोने की आवाज आई। जल्दी से खबर खुदाई की तो बच्चा भाभी के सीने से लगा दूध। रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश बरस रही थी और किचन में चूल्हा जल रहा था। भाभी सबाहत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी जब पीछे से अम्मा की करखत आवाज सुनाई दी। कितनी देर लगेगी? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तू है कि बस अपने मजे में भी जा रही है। भाभी सबाहत ने जल्दी से हाथ धोए और अम्मा के लिए चाय बनाने लगी। अम्मा की बातों में हमेशा सख्ती होती थी मगर आज इनके लहजे में कुछ ज्यादा ही तलख थी, जैसे वो गुस्से में भरी बैठी हो और इन्हें किसी बात का गुस्सा हो। सबाहत भाभी शादी के बाद से ही अम्मा की नजरों में खटकती थी। वो अम्मा को ये आंख न भाती। वजह शायद ये थी कि वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी और बजाय अम्मा को जवाब देने के माँ के ताने बर्दाश्त कर लेती। मगर जवाब देने की सबाहत में हिम्मत ना होती। अम्मा को हमेशा गिला रहता कि इनके बेटे फराज को एक ऐसी बीवी मिली जो बस किताबों में रहती है और माँ के तौर तरीके नहीं सीखती। हालांकि सबाहत हर लिहाज से खुद को अम्मा के सांचे में ढाल चुकी थी। वह हर शाख से तलख बात खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। पिछले कुछ महीनों में अम्मा का रवैया मजीद सख्त होता जा रहा था। जब से अम्मा को ये मालूम हुआ कि सबाहत माँ बनने वाली है, अम्मा के रवैये में मजीद तलखी आ गई। वो यही सोचती थी कि सरफराज अपनी बीवी में ही खो जाएगा और माँ को नजरअंदाज कर देगा। ये ख्याल अम्मा के दिल में जहर बनकर खुलने लगा था। बीवी हो या माँ, बेटा किसी का ही हो सकता है। अम्मा ये बात खुद से अक्सर दोहराती थी। एक रोज अम्मा की बातें सुनकर सबाहत का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि इसने तो अम्मा को सरफराज से अलग करने की कोशिश नहीं की थी। वो अच्छे से समझती थी कि एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। एक रोज अम्मा की बात सुनकर सबाहत का दिल टूट गया। अम्मा ने अपने ये करीबी रिश्तेदार से कहा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैंने तभी कहा था कि फराज की शादी खानदान में करूंगी, मगर नहीं, इसे बस अपनी पसंद की ही शादी करनी थी। तो यह औरत तो बेटे को भी मुझसे छीन लेगी। सबाह पास ही खड़ी सुन रही थी। इसका जिस्म जैसे सुन हो गया हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा की नफरत इतनी गहरी थी। ये नफरत का खतरा बन जाएगी, इसका सबाहत को अंदाजा नहीं था। वो तो यही समझती रही वक्त गुजरने के साथ अम्मा की नफरत में भी तब्दीली आ जाएगी, मगर ये शायद इसकी सोच थी। सबाहत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हमल का महीना था और वह अक्सर कमजोरी महसूस करती थी, मगर फिर भी घर के कामकाज में कमी न आने देती। इसकी यही कोशिश होती कि अम्मा को शिकायत का कोई मौका न दो, मगर अम्मा को यह सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि सुबह हर वक्त इनके सामने दबी रहे। सबाहत की खामोशी भी अम्मा को चलती थी। वक्त गुजरने के साथ माँ की नफरत जुनून में बदलती जा रही थी। एक दिन अम्मा ने सबाहत को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके कहा, सुन, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अगर तू ये समझ रही है कि बच्चे के आते ही फराज सिर्फ तेरा हो जाएगा, तो ये तेरा वहम है। सबाहत ने नजरें झुका ली। वो अम्मा से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मा का लहजा खतरनाक था। सबाहत ने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि माँ एकदम आगे बढ़ी और धीमी जहरीली आवाज में बोली, अगर मैं चाहूँ तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम माँ कहलाएगी। ये सुन सबाहत लरस गई। सबाहत की सांस जैसे कहीं इसके गले में ही अटक गई। इसका हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया। वो घबराकर अम्मा की तरफ देखने लगी, मगर अम्मा की आंखों में नफरत के साए नाच रहे थे। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर कोई ये बच्चा आपका भी तो वारिस है। अम्मा गरजदार आवाज में बोली, तुम और तुम्हारा ये आने वाला बच्चा अगर हम दोनों माँ बेटे के दरमियान दूरी पैदा करने का सबब बना तो मैं ये किस्सा ही खत्म कर डालूंगी। ये सुनकर सबाहत के दिल की धड़कन तेज हो गई और इसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। इससे अम्मा की मजीद कोई भी बात बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था, इसलिए वो अपने बहते हुए आंसुओं के साथ कमरे में चली गई। रात को फराज का फोन आया तो अम्मा ने सबाहत भाभी से बात करते सुन लिया। फराज सबाहत से कह रहा था कि मैं 3 दिन बाद वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, जो कि तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास रहूँ। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट आई, जैसे इन्हें कोई मौका मिल गया हो। 3 दिन बाद तो फराज पहुँचेगा।
जब सब कुछ बदल चुका होगा। अम्मा ने अपने खौफनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया था। रात का सन्नाटा हर चीज को परिस्कार बना रहा था। अम्मा चारपाई पर बैठी एक चादर में लिपटी गहरी सोच में गुम थी। इनकी आंखों में एक अजीब ही सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुकी हो। ये बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए, तो यह ख्याल इनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। इन्हें लगता था कि अगर सबाहत का बच्चा पैदा हो गया तो फराज हमेशा के लिए अपनी बीवी और बच्चे का होकर रह जाएगा। अम्मा को तो वो पूछेगा भी नहीं, और ये अम्मा को किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। वो यहाँ हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इनका बेटा इनसे ज्यादा किसी को अहमियत दे। वो सबाहत को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी थी। अब सिर्फ इस पर अमल करना बाकी था। मगर सवाल ये था कि कैसे वाला पहला ख्याल जो अम्मा के ज़हन में आया वो ये था कि जहर। अम्मा ने सोचा कि खाने में कोई चीज मिला दे, मगर जहर आहिस्ता असर करता और अगर किसी को शक हो गया तो फराज इन्हें माफ नहीं करेगा। इस डर ने अम्मा को ये करने से रोक दिया। मगर वो दूसरा ख्याल जो अम्मा के ज़हन में आया वो ये था कि हादिसा अगर सबाहत को ऐसा धक्का दिया जाए कि सबको यही लगेगा वो खुद गिरी है। अगर ऐसा हो कि किसी को भी अम्मा पर शक ना हो, ये सोचकर अम्मा अपने चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट ले आई। हाँ, यही ठीक रहेगा। सबाहत को छत पर ले जाकर धक्का दूंगी, सब यही समझेंगे कि वो खुद गिरी है। इस तरह मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अम्मा ने दिल ही दिल में अपने मंसूबा मुकम्मल था। अगली सुबह अम्मा ने सबाहत को बुलाया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा कहीं उड़ तो नहीं गए। मेरे तो घुटनों में शदीद दर्द हो रहा है। सबाहत ने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार माँ के लहजे में इतनी नरमी थी। यह हैरान कौन था, मगर सबाहत ने ज्यादा गौर न किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अम्मा भी पीछे पीछे थी। ये सफर सबाहत के लिए आखिरी साबित होने वाला था। सुबह का वक्त था। सबाहत की तबीयत खुश ठीक नहीं लग रही थी, मगर माँ ने जिस शफकत भरे लहजे में इसे बुलाया, इसमें ऐसा कुछ था कि वो इनकार न कर सकी। अब वो अम्मा थी, सख्ती सहने की याद भी हो चुकी थी, मगर आज अम्मा की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। सबाहत के कानों से अम्मा का वो अल्फाज दोबारा से टकराए। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा उड़ तो नहीं गए। अम्मा का ये अंदाज गैर मुतखा था, मगर माँ तो माँ होती है ना, शायद इनके दिल में ममता जाग गई हो। सबाहत सोचने लगी, शायद फराज के आने की खबर ने अम्मा के दिल को पिघला दिया हो, या फिर इन्हें आने वाले मेहमान की खुशी हो जिसने इन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया हो। आज तो अम्मा कुछ अलग ही लग रही थी। सबाहत ने दिल में सोचा और हल्के से मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अम्मा, आज तो कुछ अलग ही लग रही हैं। सुबह हमने दिल में सोचा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगी, एक लम्हे के लिए इसका दिल अजीब से बेचैनी में मुब्तला हो गया। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा किया। मैं अम्मा पर शक कर रही हूँ। वो कुछ लम्हे वही खड़ी रही, फिर सर झटक दिया। अम्मा का बदला हुआ लहजा, नरमी, मोहब्बत, सब कुछ हकीकत ही तो था। वो क्यों बिला वजह वहमों पर पड़ रही थी? मुझे भी अम्मा की मदद करनी चाहिए, आखिर उन्होंने भी तो मेरा ख्याल रखा है। सबाहत ने खुद को तसल्ली दी और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। अम्मा इसके पीछे थी। हर कदम के साथ सबाहत के अंदर एक अजीब सा खौफ बढ़ रहा था। किसी अनहोनी का एहसास इसे हर कदम पर खौफ में मुब्तला कर रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि सब ठीक है। छत पर पहुंचकर इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ कपड़े वाकई जमीन पर पड़े थे, कुछ हवा से इधर उधर हो गए थे। सबाहत ने मुड़कर अपने पीछे देखा, जहां अम्मा बिल्कुल खामोशी से इसके पीछे खड़ी थी। इनकी आंखों में यह खालीपन था और वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। यह खामोशी कैसे अजीब है। सबाहत को पहली बार लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अम्मा, वो धीरे से बोली। अम्मा ने चौंक कर इसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट इनके चेहरे पर फैल गई। बेटी, वो कौन सा कपड़ा है? अम्मा ने छत के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहाँ छत का हिफाजती जंगला खत्म हो जाता था। सबाहत ने नजरें उठाकर देखा। वो जगह खतरनाक थी, मगर अम्मा ने जो मोहब्बत दिखाई थी, इसके बाद वो शक कैसे कर सकती थी। अम्मा अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहाँ रुको, मैं देखती हूँ। अम्मा की चाल में लंगड़ाहट देखकर सबाहत बोली, नहीं अम्मा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूँ ना। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप नीचे ही रहें, मैं खुद ही सारे कपड़े ले आती हूँ। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा दिया और वो लम्हा करीब आ गया था। सबाहत धीरे धीरे छत के कोने की तरफ जा रही थी। हवा में भी खनकी थी,
मगर इसके जिस्म पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभरने लगी। कदम आगे बढ़ रहे थे मगर दिल किसी अनजान ने खौफ से पीछे हटने को कह रहा था। कुछ तो गलत है, ये एहसास बार बार इसके दिल में आ रहा था, मगर वो खुद को समझा रही थी कि शायद इसी वजह से वो ज्यादा एहसास हुई है। पीछे अम्मा की हमल की वजह, मौजूदगी, इनकी खामोशी, इनकी नजरें, सब कुछ अजीब था। जैसे ही वो छत के किनारे पहुंचे, इसने एक हाथ से दीवार को थामा और दूसरे हाथ से किनारे की तरफ लटके हुए कपड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अचानक इसे अपने पीछे हल्की से सनसनाहट महसूस हुई। अम्मा, इसने पलट कर देखना चाहा, मगर इसी लम्हे अम्मा की गर्म सांसें इसके कानों के करीब पहुंची और सरगोशी सुनाई दी। मैंने कहा था ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। सुबह के जिस्म में बिजली से दौड़ गई। वह हक्का बक्का माँ की तरफ देखने लगी, जिनके होठों पर शैतान मुस्कुराहट थी कि जैसे वो अपने मंसूबे में कामयाब होने वाली हो। इससे सब कुछ समझ गया था। अम्मा की रातों रात मोहब्बत, इनका अचानक नरम पड़ जाना, और अब ये लम्हा, ये सब एक चाल थी जो अम्मा ने सबाहत को रास्ते से हटाने के लिए चली। सबाहत अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं अम्मा। इसने घबराकर दीवार को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, मगर अम्मा की ताकतवर धक्का देने वाली उंगलियां इसकी कमर पर महसूस हुई, और फिर हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख को भी सबाहत नीचे गिर रही थी। वक्त जैसे सुस्त हो गया था। इसका ज़हन तेजी से माजी के लम्हों में भटकने लगा। फराज की मोहब्बत भरे मुस्कुराहट, इसका पेट सहलाते हुए माँ बनने की खुशी, अम्मा की तनस जुमले, और अब ये लम्हा, इसके हाथ हवा में किसी चीज को पकड़ने के लिए बेचैन थे, मगर गिरफ्त में कुछ न आया। जमीन करीब आ रही थी और साथ ही अंधेरा हवा की तेज सराहट सबाहत के कानों से टकरा रही थी। इसका जिस्म तेजी से नीचे गिर रहा था, मगर इसके अंदर की माँ चीख रही थी, नहीं, मुझे बचना होगा, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आखिरी लम्हे जैसे ही इसके कदम हवा में मुताल्लिक हुए, इसके हाथ में एक चीज आ गई, छत के किनारे से लटकी हुई एक लोहे की राड जो कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई थी। सबाहत ने पूरी कुव्वत से इसे थाम लिया। इसके बाजू में दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई, मगर इसने हार नहीं मानी। वो अब हवा में झूल रही थी। मौत चंद लम्हों की दूरी पर थी, मगर वो जिंदा थी। वो लम्हा सबाहत के लिए बहुत हौलनाक था। ऊपर देखा था, अम्मा का चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। ये मंजर अम्मा के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो चाहती थी कि सुबह सीधा नीचे जाग रही, मगर वो तो अभी तक जिंदगी से चिमटी हुई थी। अम्मा, मुझे ऊपर खींचो। सबाहत की आंखों में एक उम्मीद थी। इसकी सांसें उखड़ रही थी, मगर इसकी आवाज में उम्मीद की आखिरी रमक थी। अम्मा के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, मगर फिर वही सर्द मुस्कुराहट, मुझे लगता है मैं तुझे बचाऊंगी। अम्मा ने नीचे झुककर आहिस्ता से कहा, तू जितनी देर चाहे लटकी रहे, मगर बच नहीं सकती। और फिर अम्मा ने अपने पैरों से इस राड को हल्का सा धक्का दिया, जिससे सबाहत ने मजबूती से थाम रखा था। अम्मा नहीं। सबाहत अपने आखिरी बार चीख मारी, मगर अगले ही लम्हे इसके हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ गई और वह नीचे गिरने लगी। इस बार कोई चीज इसे रोकने वाली नहीं थी। एकदम से वो जमीन पर धड़ाम से जमीन पर गिरी। गिरने की जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजी। गिरते सबाहत की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक साथ कई हड्डियां टूटने की आवाज आई। सबाहत के पूरे जिस्म में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई। वो चंद लम्हे बाद बेहस और हरकत जमीन पर पड़ी थी। छत से नीचे देखने पर अम्मा ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोकी, लेकिन अगले ही लम्हे सबाहत को फर्श पर पड़ा देखकर अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सबाहत का जिस्म बेजान लग रहा था, मगर अम्मा को अब भी एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। कहीं ये अभी जिंदा तो नहीं यकीन करना था कि सबाहत वाकई खत्म हो चुकी है। उन्होंने जल्दी से नीचे जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलकर आंगन में आई। इर्द गिर्द देखा, मोहल्ले में हर तरफ खामोशी थी। शायद अभी किसी ने कुछ नहीं सुना था। उन्होंने गहरी सांस ली और सबाहत के पास जा पहुंची। घबराहट के मारे अम्मा के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जब वो सबाहत के करीब पहुंची तो सबाहत की आंखें आधी खुली हुई थी, चेहरा दर्द में उखड़ा हुआ था और इसके होठों से हल्की से सरसराहट निकल रही थी। ये अभी जिंदा है। अम्मा का दिल तेज से इसे धड़कने लगा। अगर वो बोल पड़े, अगर किसी ने इसे देख लिया तो मेरे तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा, और अगर फराज को मालूम पड़ गया कि सबाहत को मैंने छत से धक्का दिया है तो वो तो मेरे हाथों से निकल जाएगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए सबाहत का खत्म होना जरूरी है। अम्मा ने इधर उधर देखा और जल्दी से जमीन पर पड़ी मोटी ईंट उठाई। एक लम्हे के लिए अम्मा के कदम डगमगाए। उन्होंने आहिस्ता से सरगोशी की, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे ये करना होगा। अल्लाह माफ करे, पर यह करना जरूरी है। उन्होंने पूरी कुव्वत और ताकत से सबाहत के सर पर वो ईंट दे मारी।
ईंट के लगते ही एक आखिरी सुस्की और सबाहत हमेशा के लिए खामोश हो गई। अम्मा ने एक लम्हे को अपनी धड़कनें सुनी, हर चीज खामोश थी। अब जल्दी करनी होगी। उन्होंने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते हुए लाश को देखकर सोचा, अब इसका काम तमाम हो चुका, मगर इसे यहाँ छोड़ नहीं सकती। अगर मैंने इसे यहाँ इस हालत में देखा तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। एकदम अम्मा के दिमाग में आया कि कब्रिस्तान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सुबह उठ के भीजे जिस्म को पास खड़ी अब अम्मा ने एक गहरी सांस ली और इसका काम तो हो गया, मगर अब इस लाश का बंदोबस्त करना होगा। देखते ही देखते रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। गली सुनसान थी, मोहल्ले में हर दरवाजा बंद था। सब लोग शायद सो चुके थे, या अगर किसी ने चीखें सुनी होती तो कोई न कोई यहाँ जरूर आता। अगर लाश ज्यादा देर यहाँ रही तो कोई न कोई देख लेगा। अम्मा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ लम्हे सोच में पड़ गई, क्या करूं। अचानक अम्मा की नजर आंगन के एक कोने में पड़ी, बोरी पर पड़ी। वो बोरी सबाहत ने कुछ दिन पहले पुराने कपड़े और बेकार सामान डालने के लिए रखी थी, मगर इसे ये कहा इल्म था कि बेकार सामान और कपड़ों के बजाय इसे ही इस बोरी का हिस्सा बनना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो जल्दी से बोरी के करीब गई, इसे खोला और सबाहत के बेजान जिस्म को दोनों हाथों से घसीटकर इसमें डाल दिया। लाश वजनी थी, मगर अम्मा के दिल में खौफ इस कदर शदीद था कि इन्हें थकन कभी एहसास न हुआ। बोरी को अच्छी तरह लपेटे के बाद उन्होंने जल्दी से इसे घसीटकर सहन के कोने में रखा, जहाँ बड़ी पुरानी टोकरियां और लकड़ियां पड़ी थी। बस आप किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी असल मसला ये है कि कब्रिस्तान तक मैं इस लाश को कैसे ले जाऊं। अम्मा के माथे पर पसीना आ गया। अगर वो लाश को फौरन दफनाने न ले गई तो सुबह होते ही कोई न कोई घर में दाखिल होगा और सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं अपने किए पर पानी नहीं फिरने दूंगी। मैं सबाहत को फराज की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। अचानक अम्मा का दिमाग में एक तरकीब भाई, यही वक्त है। उन्होंने आंगन के एक कोने में रखी लकड़ी की गाड़ी देखी जो फराज बचपन में इस्तेमाल करता था। वो गाड़ी बोरी को ढांपने के लिए बेहतरीन थी। जल्दी जल्दी अम्मा ने बोरी को घसीटकर गाड़ी में डाला और पुरानी चादरें और कपड़े डाले ताकि कुछ नजर न आए, और फिर खुद को संभालते हुए दरवाजे खोला। रात के अंधेरे में हर तरफ खामोशी के सन्नाटे छाए हुए थे। दरवाजा खोलने की आवाज इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। अम्मा ने गाड़ी खींचते हुए कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। रात की सियाही हर तरफ फैल चुकी थी। अम्मा के हाथ गाड़ी की लकड़ी के दस्ते पर मजबूती से जमे हुए थे और वो तेजी से कदम बढ़ा रही थी। जमीन हल्की सी नम थी, शायद शाम में कहीं हल्की बूंद बांधी हुई थी। ये काम जल्दी करना होगा, अम्मा ने अपने आप से कहा और रफ्तार मजीद तेज कर दी क्योंकि अम्मा जल्द जल्द कब्रिस्तान पहुंचना चाहते थे। मोहल्ले की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी, हर दरवाजा बंद था, मगर अम्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था, कहीं कोई जाग न रहा हो। बार बार अम्मा के दिल में यह ख्याल अम्मा को खौफ ज्यादा कर रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचकर अचानक अम्मा को एक साया नजर आया। कौन है? एकदम अम्मा का दिल दहल गया। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ढकलते हुए गली के कोने तक गई, मगर करीब जाकर देखा था वो गली के कोने में एक कुत्ते की परछाई थी जो एक टूटी हुई दीवार के साथ बैठा था। अम्मा ने सुकून का सांस लिया, मगर इनके पैरों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। अचानक सामने एक दरवाजा खुला और अंदर से एक बुरी औरत बाहर निकली। अम्मा फौरन साए में दहक गई। वो इस मोहल्ले की फूफू सगरी थी जो अक्सर रातों को उठकर पानी पीती थी। अम्मा ने दुआ की कि वो बाहर ज्यादा देर न रुके, वरना अम्मा को यकीन था कि वो जरूर पकड़ी जाएंगी। बड़ी औरत ने एक लम्हे को इधर उधर देखा, आसमान की तरफ नजर डाली, फिर आहिस्ता से बड़बड़ाई, अजीब रात है, हवा भी कुछ ज्यादा ठंडी है, ना जाने आज मौसम में ये कैसा बदलाव है। ये कहते हुए इस बुढ़िया ने दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा जो इसी लम्हे के इंतजार में खड़ी थी, अम्मा ने मजीद वक्त जाया किए बगैर जल्दी से गाड़ी को धक्का दिया और आगे बढ़ने लगी। गलियां पार करने के बाद अम्मा आखिरकार कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने पहुंच गई। कब्रिस्तान का दरवाजा पुरानी लकड़ी का था जो अक्सर दिन रात खुला रहता। अम्मा ने लकड़ी की इस गाड़ी को वही छोड़ा और अपना सांस बेहाल किया क्योंकि अब वो अपनी मंजिल के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्होंने दरवाजे को तो ढकेल कर अंदर कदम रखा। रात के इस पहर कब्रिस्तान यह खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अम्मा ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पुरानी खबरें और कहीं कहीं झाड़ियों में हल्की हल्की सरसराहट। अम्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो रुकी नहीं। वो जल्द जल्द अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहती थी।
वो खुद से सरगोशी करते हुए बोली, ये वक्त डरने का नहीं, काम खत्म करने का है। मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने जल्दी से एक पुराने खबर के करीब गाड़ी रोकी और अपने हाथों से जमीन खोदने लगी। जमीन खोदते हुए अम्मा के हाथ मारे खौफ के कांप रहे थे, मगर वो अपने इरादे से पीछे हटने वाली नहीं थी। जमीन खोदते हुए अम्मा के हाथ मिट्टी से भर चुके थे या फिर चुके थे, पेशानी पसीने से तार थी और सांस बेतरतीब हो रही थी। जमीन खोदते हुए इन्हें अपने पीछे जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अम्मा के हाथ एकदम रुक गए और वो साकित रह गई। खौफ की एक जो अम्मा के वजूद में उठी। अम्मा ने मुड़कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे अपने दिल से इन तमाम रहमों को निकाल फेंकना चाहिए और जल्द अज जल्द ये सब खत्म करना चाहिए, हमेशा के लिए, ताकि आने वाले वक्त में किसी को ये पता न चल सके कि सबाहत के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने आखिरी बार इधर उधर देखा। कब्रिस्तान में मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं दूर एक औलू बोल रहा था और दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। इस वक्त रात का वो मंजर किसी को भी खौफ में मुब्तला कर देने वाला था। अम्मा ने बुरी को दोनों हाथों से खींचा और खबर में ढकल दिया, मगर जैसे ही बुरी खबर में गिरी, अम्मा के कानों में एक आवाज गूंजी, अम्मा अम्मा। अम्मा का पूरा जिस्म काम गया। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये क्या था? अम्मा के हाथों की गिरफ्त कमजोर हो गई। क्या मैंने वाकई सबाहत की आवाज सुनी? कि सबाहत की सांसें अब भी चल रही हैं, या ये सब मेरा वहम है? वो खुद को समझाने लगी कि ये सब इनके दिमाग का वहम है, मगर अंदर ही अंदर इन्हें महसूस हो रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। उन्हें जल्दी से एक बगीचा ढूंढा और बगीचे की मदद से खबर में मिट्टी डालनी शुरू की, मगर जूं जूं मिट्टी सबाहत के बेजान जिस्म पर गिरती, अम्मा के कानों में एक मध्यम खटी खटी आवाज गूंजती, अम्मा मेरा बच्चा, मत डालें। अम्मा का सांस रोकने लगा, हाथ लरजने लगे। नहीं, ये सब वहम है, ये सब वहम है। उन्होंने पूरी ताकत से बगीचा चलाया और जल्दी जल्दी खबर को बंद कर दिया। अम्मा ने आखिरी मर्तबा खबर को सीधा किया और थकी हारी पीठ सीधी करके खड़ी हो गई। काम मुकम्मल हो चुका था। अब कोई ये जान भी नहीं सकेगा कि सबाहत कहाँ गई। अम्मा ने खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही अम्मा पलटने लगी, एक ठंडे हवा का झोंका आया और दरख्तों की सरसराहट में एक बार फिर वही मध्यम से सरगोशी सुनाई दी, माँ ये मत करो। अम्मा का पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने फौरन कदम तेज किए और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान का दरवाजे पर पहुंचकर अम्मा ने मुड़कर देखा और फिर कदम आगे बढ़ा दिए और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई, मगर रास्ते में हर तरफ इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहा है। ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं है यहाँ, मगर दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। अम्मा कब्रिस्तान से निकलकर तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। रात की तारीखें इन पर अजीब सा खौफ तारी कर रहे थे, जैसे कोई इनके पीछे चल रहा हो, मगर वो खुद को बार बार समझा रही थी, सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। मगर इन्हें यह मालूम नहीं था कि जो कुछ उन्होंने दफन किया था वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। सबाहत की सांसें तो हमेशा के लिए थम चुकी थी, मगर इसका वजूद अब भी एक मासूम जान को जिंदगी दे रहा था। खबर की गहराई में सबाहत की बेजान जिस्म के साथ एक और दिल भी धड़क रहा था। इसका बच्चा, वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने मुकम्मल कर चुका था, वो अभी भी जिंदा था और शायद इसी बच्चे के लिए सबाहत ने कई बार जिंदगी की दुआ मांगी थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, मगर माँ का जिस्म आखिरी सांसों तक इसे महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक एक हल्की सी जिंच को भी माँ की बेजान जिस्म के अंदर एक नन्ही सी हरकत, फिर एक और झटका, एक मासूम सांस और फिर एक धीमी सी मध्यम से रोने की आवाज। खबर की गहराई में एक बच्चा जिंदा था। नहीं, आपने नहीं खाना है। अंधेरे में दफन वो मालूम जान आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। माँ के बेजान सीने से लगा वो बच्चा दुनिया में अपनी पहली सांसें ले रहा था और फिर खबर के नीचे से बच्चे के रोने की एक मध्यम मगर दिल दिला देने वाली आवाज बुलंद हुई। ये आवाज जमीन से नीचे दबी हुई थी, मगर कुदरत के मौजूजे ने इसे हवा में बिखेर दिया ताकि बच्चे को नई जिंदगी मिल सके। कब्रिस्तान में हर चीज खामोशी थी, मगर जैसे ही बच्चे थे आवाज निकली। दरख्तों की शाखें जोर से हिलने लगी। अलू ने जोर से चीख मारी और अचानक हवा का तेज झोंका खबर की गर्दिश करने लगा। कहीं दूर कब्रिस्तान का रखवा लेना है। चौंक कर कान लगाया, ये कौन रो रहा है? इसके रोंगटे खड़े हो गई। रात के इस पहर कब्रिस्तान में किसी बच्चे के रोने की आवाज, या अल्लाह ये कैसी आफत है। वो जल्दी से अपनी लाइटें लेकर खबरों की तरफ दौड़ाता ताकि जान सके कि आवाज किस तरफ से आ रही है।
खबरिस्तान के रखवाले बशीर चिच्चा के कदम तेजी से खबरों के दरमियान बढ़ रहे थे। घबराहट और खौफ के मारे बशीर चिच्चा के हाथ में पकड़ी लालटेन खबरिस्तान में जमीन पर गिर गई। मगर चिच्चा बशीर जैसे ही लालटेन उठाने के लिए जो झुका तो एकदम चिच्चा के कानों से बच्चे के रोने की आवाज दोबारा से टकराई। चिच्चा बशीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तेजस्वी से इधर उधर देखने लगा कि आखिर रात के इस पहर बच्चे के रोने की खबरिस्तान से कैसे आ सकती है, ये कैसे हो सकता है। खबर से बच्चे के रोने की आवाज, और वो भी इस सर्द तरीन रात में। बशीर चिच्चा ने कान लगाकर सुना। आवाज वाकया किसी बच्चे की लग रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो खबर के करीब पहुंचा इसके कदम एकदम थम गए। या अल्लाह, ये कौन सी खबर है। चिच्चा बशीर पागलों की तरह अपने इर्द गिर्द देख रहा था ताकि वो इस खबर को ढूंढ सके जहां से बच्चे के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। कुछ देर जाकर इसके कदम एक खबर के पास रुक गए। खबर नहीं थी, मिट्टी अभी भी ताजा लग रही थी, जैसे कि अभी किसी को इस खबर में दफन किया गया हो। वो थोड़ा करीब हुआ तो एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे कोई इसे रोकना चाहता हो कि वो खबर के करीब मच जाए। बशीर चिच्चा के माथे पर इस शदीद सर्दी में भी पसीना आ गया। क्या मुझे यह खबर खोदनी चाहिए? अगर ये कोई आसेब हुआ तो नहीं, मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। बशीर चिच्चा वापस जाने के लिए मोड़ा, फिर वापस खबर के पास आकर खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे वही खड़ा रहा। इसके दिल में खौफ था मगर रहम भी था। अब बच्चे की रोने की आवाज वक्फे वक्फे से आ रही थी। अगर यहाँ वाकई कोई बच्चा है तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। मगर अकेले खबर खोदने की हिम्मत इसमें नहीं थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा होने की वजह से चिच्चा बशीर के दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। या खुदा, अब मैं क्या करूं? क्या इस बच्चे को इसके हाल पर छोड़ दूं? अगर मैंने इसे खबर में छोड़ दिया तो मुमकिन है सुबह तक इसकी सांसें इससे जुदा हो जाएं। नहीं, मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा। बशीर चिच्चा कुछ भी सोचे समझे बगैर जल्दी से भागता हुआ कब्रिस्तान के करीब बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में गया। वहां से अपने दोस्तों गद्दों को अपने साथ लिया। जल्दी चलो, यह खबर से रोने की आवाज आ रही है। दोनों नौजवान हैरत से इसे देखने लगे। इनमें से एक बोला, चिच्चा, जरूर तुम्हारा कोई वहम है, वरना रात के इस वक्त यहाँ कब्रिस्तान में मर्दों के सिवा कौन हो सकता है? और वैसे भी रात के इस पहर खबर खोदना ये तो नहुसत है। इनमें से ये कांपती हुई आवाज में बोला, अगर हमने देर की तो शायद बहुत देर हो जाए। बशीर चिच्चा ने कहा और तीनों बगीचे लेकर तेजी से वापस खबर की तरफ बढ़े। बशीर चिच्चा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बगीचा जमीन पर मारा। जैसे ही पहली बार मिट्टी हटी हुई बच्चे के रोने की आवाज वाजा होने लगी। ये वाकई किसी इंसान की आवाज है। चिच्चा बशीर के दोनों शागिर्द भी खौफ ज्यादा मगर मुंतजस हुए। खुदा का वास्ता चिच्चा, जल्दी खोदो। चिच्चा बशीर और इसके शागिर्दों को ज्यादा मुश्किल न करना पड़ी। कुछ मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक बोरी नजर आई। उन्होंने जल्दी से बोरी खोली और जैसे ही बोरी का कपड़ा हटाया एक लम्हे के लिए वो तीनों साकित रह गए। बशीर चिच्चा बोला, मेरी जिंदगी में यह ऐसा पहला वाकया है कि एक जिंदा बच्चा माँ के बेजान सीने से लटपटा हुआ है, और वो भी खबर के अंदर। दूसरी तरफ जैसे ही फराज तुर्की से घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। अम्मा से मिलने के बाद इसकी नजरें सबाहत की मतलाशी थी। अम्मा ने गमज़दा शक्ल बनाई और अफसोस भरे लहजे में कहा, फराज, तुम जैसे ढूंढर से हो वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। फराज दुख और हैरत के मिले जुले असरात लिए अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा जो तो पट्टे को पल्लों से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, सबाहत हमें छोड़कर चली गई। फराज को एक लम्हे के लिए तो यकीन न आया, मगर अलग कैसे? अभी कल ही तो मेरी इससे बात हुई थी। इसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सबब कैसे हुआ? अम्मा बोली, वो रात को छत पर कपड़े लेने गई। मैंने तो इसे बहुत रोका कि मत जाओ। मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो अम्मा ने आंखों पर हाथ रखा। मगर फराज, अम्मा की बात में कुछ अजीब सा लगा। और बच्चा, मेरा बच्चा? फराज ने बेचैनी से पूछा। अम्मा फराज से नजरें चुराते हुए बोली, बेटा, वो भी नीचे बच सका। फराज के कदमों तले से जमीन निकल गई। इस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो। वो अपने होशो हवा से बेगाना चीखने चिल्लाने लगा। सबाहत और अपने बच्चे को खो देने का दुख इसे बेहाल कर रहा था। वो पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, सबाहत मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो तो बिल्कुल ठीक थी। वो सबाहत की खबर पर जाने के लिए दीवानावार घर से निकला। पीछे से अम्मा इसे आवाज में देती रही, फराज, मेरे बच्चे, जो होना था वो हो चुका, खुद को संभालो। फराज घर से निकलते हुए बोला, अम्मा, मैं सबाहत से मिलने जा रहा हूँ। जैसे ही वो कब्रिस्तान टकरी पहुंचा इसे लोगों का हुजूम नजर आया।
झेड़ इस कुदरती फराज लोगों को भेजे हटाते हुए इनसे आगे निकल गया। जब वो करीब पहुंचा तो सामने बशीर चचा और इसके दो शागिर्द बोरी के करीब खड़े थे और वो बच्चा मुसलसल रो रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर बच्चे को उठा ले। फराज ने कांपते हुए होठों से बशीर चचा को कहा, ये किसका बच्चा है? बशीर चचा बोले, पता नहीं बेटा, ये ताज़ा खबर है। ना जाने रात को कौन कब्रिस्तान आया। मैंने और मेरे शागिर्दों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर इस खबर को खोदा तो ये लाश बोरी के अंदर थी। फराज डगमगाते हुए कदमों से बोरी के करीब गया। एक सर्द हवा का झोंका आया, सबाहत के चेहरे से कपड़ा हटा। एक लम्हे के लिए फराज जैसे पत्थर हो गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सबाहत मुर्दा हालत में थी और इसका बच्चा माँ के सीने से लगा दूध पी रहा था। फराज ने जल्दी से आगे बढ़कर सबाहत और बच्चे को बोरी से बाहर निकाला और बच्चे को अपने साथ लगाते हुए चीख कर बोला, ये मेरा बच्चा है। बशीर चचा हैरान होकर फराज की तरफ देखने लगा। बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है? फराज ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, जो अभी भी कमजोर था मगर जिंदा था। अपने बच्चों को बाहों में लिए फराज के दिल की धड़कनें बेतरतीब थी और दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, मेरी सबाहत खबर में कैसे दफन हुई जबकि मेरा बच्चा अभी जिंदा है? इसका मतलब तो यह है कि सबाहत जिंदा थी। बशीर चचा गहरी सांस ली और फराज की तरफ देखा, जो दुनिया से बेगाना अपने बच्चे को सीने से लगाने खड़ा था। बशीर चचा बोलकर, कुछ तो गलत हुआ है। माँ के मरने के बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता और ये बच्चा ये किसी मौजूदे की निशानी है। फराज का दिल किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। इसने एक नजर बशीर चचा को देखा, फिर खबर को, और फिर इसके कानों में अम्मा की वो बातें गूंजने लगी। बेटा, वो छत पर कपड़े लेने गई, फिर कपड़े लेने गई थी। मैंने तो इसे बहुत रोका, वो छत से गिर गई थी। हमने बहुत कोशिश की मगर वो बच्चा नहीं बच सका। अम्मा की अधूरी बातें सरफराज को शक में मुब्तला कर रही थी। फराज की चेहरे की रंगत उड़ गई। क्या अम्मा ने मुझसे झूठ बोला? वो एक झटके से खड़ा हुआ और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा, चलते हुए बार बार इसके कानों में अम्मा की बातें गूंज रही थी। जब फराज घर पहुंचा तो इसका सांस फूला हुआ था। अम्मा फराज को घर में आता देखकर घबरा गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? फराज आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, अम्मा, मेरी बीवी जिंदा दफन थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अम्मा का रंग फिक हो गया। वो एकदम आगे बढ़कर फराज के करीब होते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? अम्मा ने देखा कि फराज की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो चीखते हुए अम्मा से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मा अपने कांपते हुए वजूद के साथ पीछे हटते हुए बोली, बेटा, मैंने नहीं बचाने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए सब किया। अम्मा की आवाज में कपकपाहट थी। फराज अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मेरी बीवी की कातिल तुम हो अम्मा, और ये बात आप मुझे अच्छे से समझ आ गई है। अम्मा के हाथ लरसने लगे। वो बोली, मैंने तो बस रास्ते का कांटा हटाया था। फराज अपने बालों को नोचते हुए बोला, अम्मा, वो कांटा नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। अम्मा गुस्से और खौफ से चिल्लाते हुए बोली, नफरत थी मुझे इस सबाहत से। मैं तो शुरू से ही इसे अपनी बहू बनाने के हक में नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी के आगे झुकना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे आने से पहले मैं इसे ठिकाने लगा दूं। इसलिए मैं इसे कपड़ों के बहाने छत पर ले गई और वहां से मैंने इसे धक्का दे दिया। फराज आंखों में हैरत की अपनी अम्मा की तरफ देखे जा रहा था कि एक माँ कैसे अपने बेटे की खुशियों को उजाड़ सकती है। वो बेबसी से बोला, अम्मा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आ चुकी थी। बशीर चचा ने सब कुछ पुलिस को पहले ही बता दिया था। पुलिस अंदर आई और अम्मा को गिरफ्तार कर लिया। अम्मा चिल्लाती रही मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अम्मा चीख रही थी मगर फराज ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अपनी बीवी को खोने के बाद इसमें अपनी माँ को खोने की हिम्मत नहीं थी। इसने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया। सबाहत की मौत के बाद फराज की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। वो तुर्की से खुशी खुशी वापस आया था, मगर यहाँ आकर इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। कई साल बाद फराज एक पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा था। बच्चा हंसता हुआ इसकी गोद में आकर बैठा। बाबा, क्या मेरी मामा बहुत खूबसूरत थी? फराज ने आसमान की तरफ देखा। ये कान से इसकी आंखों से निकल आया, मगर इस बार इसकी मुस्कुराहट भी साथ थी। हाँ बेटा, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर शायद इसका और तुम्हारे बाबा का साथ बहुत कम वक्त के लिए था। मगर इसके साथ बीते हुए वो खूबसूरत पल अब भी तुम्हारे बाबा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे।